हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर क्लास 10th में द्विघात समीकरण, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें 2026 में जो है कम से कम 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है, या कैसे द्विघात समीकरण पहचानेंगे या उसको बनाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट, कोई कथन दिया हुआ है तो उससे कैसे द्विघात समीकरण को हम लोग बनाएंगे। यानी कोई कथन हमें दिया रहेगा और कहेगा इसको द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए या निरूपित कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, जैसे यहां पर दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 210 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण बनाइए। तो देखिए, ये स्टेटमेंट है इसका और हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो पहले बात करते हैं, इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड आया हुआ है धनात्मक, ठीक है, देखिए धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक होता क्या है? धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को दूसरे नाम धनात्मक पूर्णांक से भी जाना जाता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, और वो भी कैसी प्राकृतिक संख्या? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या। क्रमागत प्राकृतिक संख्या मतलब जो क्रम से आए। ठीक, तो दो क्रम से आने वाली प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग कैसे मानेंगे? क्योंकि हमें अगर द्विघात समीकरण बनाना है तो इसमें हमें चर लेना पड़ेगा। चर या तो x होगा या तो y या z, जिसके पदों में हम लोग माने। मान लीजिए अगर हम लोग x के पदों में समीकरण बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें संख्या को x में मानना पड़ेगा। अब प्राकृतिक संख्या क्रम से कैसे लिया जाता है? तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या 2 लिखते हैं, 2, अगर हम प्राकृतिक संख्या 2 लिख रहे हैं तो इसी के क्रम में इसकी अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2 के बाद क्या आता है? 3। लेकिन अब यह होगा कि 2 के बाद 3 कैसे पता चला कि 3 आया? तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के क्रमागत या उसी के क्रम में अगर अगली संख्या हमें प्राप्त करना है तो हमें दी हुई संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर 1 जोड़ देंगे तो उसके क्रम में अगली संख्या जो मिलेगी वो हमें पता चल जाएगा। यानी अगर इस 2 में जो हमें पता है कि पहली प्राकृतिक संख्या अगर हमने 2 लिया तो अगली प्राकृतिक संख्या क्या मिलेगा, इसके लिए इस 2 में हम लोग क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, और 1 जोड़ेंगे तो यही तो 3 मिलेगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी यहां से ये कह सकते हैं कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर लेना है तो उसमें से अगर पहली क्रमागत संख्या जो भी हम मानेंगे, अगला संख्या निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहां से आते हैं हम लोग, जैसा ये कर रहा है उसके अनुसार मानते हैं। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक मानना है तो मानेंगे कि माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए, जैसा कि कहा गया ना, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? अगर हम पहला पूर्णांक x मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक होगा x प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मान लेंगे 2 क्रमागत धन पूर्णांक, एक x मानेंगे तो दूसरा x प्लस 1 मानेंगे। अब प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार, तो क्या प्रश्नानुसार करना है? तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 210 है। यानी जो हम लोग 2 क्रमागत धन पूर्णांक माने हुए हैं, इनका गुणा या गुणनफल किसके बराबर? 210 के बराबर। तो प्रश्नानुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 210, ऐसा लिख लेंगे। अब यहां रखते हैं दोनों धनात्मक पूर्णांक, क्या है x है और x प्लस 1 है, तो लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 और इक्वल टू में कितना 210। तो ये x जो है इंटू में लिखा हुआ है, तो इस x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे, तो x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर और x का गुणा 1 में होगा तो x और इक्वल टू में 210। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है, x स्क्वायर ऐसे ही प्लस x भी ऐसे ही। ये जो 210 है प्लस में इसको भी इधर ही पक्षांतर कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया है कि यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रूप का होना चाहिए, यानी हमें बराबर में इस राइट साइड में 0 मिलना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, जब 210 को लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लेंगे, तो 210 प्लस में इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 210 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। इस क्वेश्चन में बोला है कि बस द्विघात समीकरण बनाइए, इसको हल नहीं करना है। द्विघात समीकरण हल करने का नियम हम लोग जो है अगले मतलब टॉपिक में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, द्विघात समीकरण बनाना, कि दिए हुए कथन के अनुसार हम लोग द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का ये द्विघात समीकरण बन गया। अब आइए इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर आगे बोला है कि यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती, यानी पहले जितना चाल था अगर उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक हो जाता चाल, तो वह उसी यात्रा का मतलब ये 360 किलोमीटर की जो दूरी है, ये इसी दूरी को वो 1 घंटा कम समय लेती। ठीक है, यानी अगर उस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक होता और बढ़ा दिया गया होता, तो वह उसी दूरी को तय करने में पहले वाले लगे समय से 1 घंटा कम लेती। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो इसके लिए द्विघात समीकरण बनाइए। ठीक, तो आइए द्विघात समीकरण हम लोग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन किस पर है, समय पर। कह रहा है कि उसी यात्रा में वह 1 घंटा कम समय लेती। अरे 1 घंटा कम समय लेगी, लेकिन किससे कम समय लेगी, तो जो पहले एक समान चाल से जो चली गई दूरी को तय किया गया था जितने समय में, उस समय से ये क्या करेगी, 1 घंटा कम समय लेगी। तो हमें तो एक समान चाल पता ही नहीं है कि पहले एक समान चाल था कितना, तो इसके लिए हम लोग इसमें किसको मानेंगे, एक समान चाल को ही मानेंगे कि जो प्रारंभ में जो चाल रहा होगा वो कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा मानेंगे। चलिए तो मानते हैं कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसा मान लेंगे कि इसकी एक समान चाल x किमी प्रति घंटा है। और दूरी हमें दे रखा है पहले से, दूरी कितनी है, दूरी दिया है 360 किलोमीटर। चलिए हमें निकालना है समय। तो देखिए इसके लिए सब लोग फार्मूला जानते हैं। क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ये पीछे क्लास में 9th में 8th में साइंस वाले सब्जेक्ट में या मैथ में ही कई जगह इसका यूज किए हैं, सब लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है,
ये होता है फार्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसी फार्मूले का हम लोग करेंगे यूज, ठीक है ना, इस फार्मूले का किया जाएगा यूज। देखिए कैसे यूज करेंगे इसका। आइए, तो यहां देखिए दूरी दे रखा है 360 किलोमीटर और चाल दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सूत्र का अगर प्रयोग करेंगे तो यहां से लिखेंगे समय बराबर दूरी कितना, दूरी है 360 किलोमीटर और चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहां से ये जो समय निकलेगा ये किस में निकलेगा, घंटे में। तो ये मान लेंगे कि जो समय है जब एक समान चाल से वो चल रहा है तो समय कितना लग रहा है 360 बटे x घंटा। इसको बना लेंगे कोई समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। देखिए दूसरा वाला कंडीशन कैसे यूज किया जाएगा। तो दूसरे वाले कंडीशन के लिए हम लोग इसको इधर कर लेते हैं समीकरण 1। अब क्या कर रहा है कि यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती, तो चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो नई चाल निकालेंगे। तो नई चाल क्या है, पहले एक समान चाल था x, अब नया चाल है कि इस चाल को हमें 5 किमी प्रति घंटा अधिक करना है। तो नया चाल हो जाएगा x प्लस 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन दूरी वही है, तो अब हम लोग निकालेंगे नया समय, नया समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे नई चाल, ठीक है। नया समय बराबर दूरी बटे नई चाल, दूरी वही 360 किलोमीटर और नया चाल हो गया x प्लस 5, ठीक है। तो ये नया समय आ गया, ये भी घंटे में। इसको बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। चलिए तो आइए देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 और 2 से अब ये मिलेगा कि प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है कि जो नया समय है वो पहले वाले से कितना है, कितना कम है, 1 घंटा कम है, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो नया समय आया है ये पहले वाले समय से कितना कम है, 1 घंटा कम है। तो इसका मतलब पहले वाला समय नए वाले से 1 घंटा ज्यादा है। अगर पहले वाला समय नए वाले से 1 घंटा ज्यादा है तो पहले वाले समय में से ये नया वाला समय अगर घटाएंगे तो वही जितना ज्यादा है 1 घंटा वो बराबर में मिलेगा। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या कि समय माइनस नया समय बराबर 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा लिखेंगे। अब मान रखते हैं समय कितना है, यहां से आया हुआ है समय का मान 360 बटे x माइनस नया समय है 360 बटे x प्लस 5 और बराबर में कितना 1। अब इसी समीकरण को हम लोग करते हैं हल। देखिए कैसे हल किया जाएगा, x और x प्लस 5 का लेंगे एलसीएम। x और x प्लस 5 का एलसीएम क्या होगा, इन्हीं दोनों का गुणनफल x प्लस 5, ये गुणनफल के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यहां पर x से भाग देंगे एलसीएम में तो x कैंसिल होगा, x प्लस 5 बचेगा जिसका गुणा होगा 360 में। तो ये हो जाएगा 360 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस ये 360 ऐसे ही रहेगा, यहां पर 360 ऐसे ही,
x प्लस 5 से एलसीएम में भाग देंगे तो x प्लस 5 कट जाएगा, x बचेगा और x का गुणा 360 में हो जाएगा, तो ये 360x और बराबर में बचेगा 1। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो 360 से ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 360x प्लस 360 का गुणा 5 में भी होगा तो 0, 5 छक्का 30 के 0 80 लगा 3, 5 3 15 3 18। तो 360 का अगर 5 में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 1800 माइनस 360x और अपान में x का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x और इक्वल टू में हो जाएगा 1। तो यहां पर देखें हम लोग तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए ये 360x से 360x जो है वो कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए यहां से बचेगा 1800 और बटे में x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में 1। अब ये बटे में जो x स्क्वायर प्लस 5x है इसका तिर्यक गुणा करेंगे इधर, तो इधर बचेगा 1800 बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x। अब जैसा कि कहा गया कि द्विघात समीकरण बनाना है तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रूप का होना चाहिए। तो इधर ये 1800 जो अचर पद है इसको हम लोग करेंगे उधर पक्षांतर, ठीक है, लेफ्ट साइड से उसको राइट साइड में कर लेंगे। अगर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये दोनों प्लस में ऐसे ही रहेंगे, ये 1800 जो प्लस है इधर जाकर माइनस 1800 हो जाएगा और बराबर में बचेगा क्या 0। और यही हो जाएगा वो द्विघात समीकरण जो हमें बनाना था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये समीकरण समझ में आया होगा। आइए देखिए, ये द्विघात समीकरण बनाने पर आधारित आखिरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे है ये कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार की अपेक्षा 7 सेमी कम है। यदि कर्ण की लंबाई 13 सेमी हो तो त्रिभुज के आधार को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए, ठीक है। देखिए ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसको पढ़ने पर एक बार में क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे दो बार 3 बार तब वो क्वेश्चन में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि किसका संबंध किससे दर्शा रहा है या हमें क्या लेना पड़ेगा जिससे अगला वाला पद मिलेगा, है ना। तो देखिए यहां पर ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार की अपेक्षा 7 सेमी कम है। यानी समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई वाली भुजा है, ऊंचाई वाली भुजा मतलब लंबवत भुजा, वह इसके आधार की अपेक्षा 7 सेमी कम है, मतलब आधार से 7 सेमी कम है, ठीक। तो ऊंचाई जो है अगर वो आधार से 7 सेमी कम है तो अगर हमें आधार पता चल जाए तो उसमें से 7 घटा देंगे, ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो यानी हमें यहाँ क्या मानना पड़ेगा, आधार। तो हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज के आधार को मानेंगे। तो मानते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, ठीक है। देखिए लंबाई सेमी में दिया है तो x सेंटीमीटर या सेमी कर लेंगे, x सेमी। अगर हमने आधार ऐसा मान लिया तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। एक बात का ध्यान रहे, ये ऊंचाई मतलब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो लंब वाली भुजा है उसी को हम लोग कहेंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना होगा, आधार की अपेक्षा 7 सेमी कम। तो आधार हमने x माना है तो ऊंचाई इससे 7 सेमी कम, तो x में से 7 घटा देंगे तो इतना सेमी हो जाएगा, ठीक। देखिए आधार और लंब पता हो गया। कर्ण क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है और दिया है कि कर्ण बराबर 13 सेमी।
तो यानी एक समकोण त्रिभुज में जब आधार, लंब, कर्ण सब पता है तो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? हाँ, तो यहाँ पर जब तीनों भुजा पता है तो इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए, तो प्रमेय से क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब जो था ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो आधार का मान यहाँ दिया है x, तो यहाँ रख देंगे x, यहाँ आधार की जगह रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई x - 7 है तो यहाँ x - 7 कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये x - 7 का जो होल स्क्वायर है इसको a - b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से प्रसार करेंगे। यानी सूत्र कौन सा लगाएंगे? a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, ये फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो ये एक्स स्क्वायर जो आगे दिया ये ऐसे ही रहेगा, प्लस इसमें a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, और इक्वल टू में इधर ये 13 है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। चलिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। या देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये 49, और गुणा करेंगे तो माइनस 14x और बराबर में 169। हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो इसके लिए ये 2x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, है ना, 2 घात वाला पद ऐसे। अब 1 घात वाले पद को लिखेंगे तो x जो है 14 बार माइनस में, तो इसको लिख लेंगे माइनस 14x, और प्लस में है 49 और बराबर में है 169। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये प्लस 49 और बराबर में होना चाहिए 0, तो 169 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये माइनस 169 बराबर 0। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 घटाएंगे, 49 में से 169 घटाएंगे तो कितना? तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, और 1 यहाँ पर माइनस में। ठीक है, माइनस 120 बचेगा। क्या इसमें जो सभी गुणांक हैं, संख्याएं आई हुई हैं, ये सब 2 से कटेंगी? तो देखिए ये सब 2 से कट जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो भाग दे देंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से यहाँ भाग दे देंगे तो कट कर 7x, और यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 6 का 12 और 1 0 60। तो ये बन गया द्विघात समीकरण। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से जब द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में कथन देकर द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहेगा तो ऐसे ही हम लोग मानेंगे और मानकर द्विघात समीकरण बनाएंगे। अब द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि होती है, द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा द्विघाती सूत्र। तो गुणनखंड विधि हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।